नमस्कार, स्वागत आपका। बोल बेधड़क देख रहे हैं आप और मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। पश्चिम बंगाल में जीत के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। ऐसे में बीजेपी ने बंगाल चुनाव के रण में राजस्थान के धुरंधरों को भेजने का निर्णय ले लिया है। जी हां, राजस्थान के कई अनुभवी और कद्दावर नेताओं को बंगाल की अलग अलग विधानसभा सीटों पर इलेक्शन मैनेजमेंट की कमान सौंपी जा रही है, जिसमें सबसे बड़ा नाम है पूर्व मंत्री कैलाश चौधरी का। उनके साथ ही आक्रामक तेवरों वाले विधायक जितेंद्र गोठवाल, अतुल भंसाली, लादूलाल तेली जैसे धुरंधरों को भी जिम्मेदारी दी गई है। पश्चिम बंगाल की दर्जनों ऐसी सीटें हैं जहां पर प्रवासी राजस्थानी यानी कि मारवाड़ी समाज निर्णायक भूमिका में रहता है और इन वोटर्स को साधने के लिए बीजेपी ने राजस्थान के नेताओं को ब्रिज के तौर पर इस्तेमाल करने की योजना बनाई है। इसके अलावा जल्दी सीएम भजनलाल शर्मा से लेकर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर भी बंगाल के तूफानी दौरे करने वाले हैं। इनके अलावा पूर्व सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया, अशोक सैनी, मोतीलाल मीणा, पवन दुग्गल ऐसे कई नाम हैं जो ममता सरकार को गिराने के लिए पहले ही बंगाल में डेरा डाल चुके हैं। तो क्या राजस्थान के ये धुरंधर कर पाएंगे कोई बंगाल में कमाल, खिला पाएंगे कमल, या फिर इस बार भी बीजेपी कई बंगाल में हर बार की तरह होगी फेल? आज चर्चा इसी पर करेंगे, आप बने रहिए मेरे साथ। पश्चिम बंगाल में 15 सालों से ममता सरकार है और ममता दीदी का जादू हर साल जिस तरीके से वहां पर लोकसभा विधानसभा चुनाव में देखने को मिलता है, इतनी आसानी से ममता सरकार को बीजेपी गिरा पाएगी कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, वहां के जो प्रवासी वोटर्स हैं यानी दूसरे राज्यों के जो लोग वहां पर रहते हैं, उनमें कहीं ना कहीं बीजेपी एक रे ऑफ होप देख रही है। और मारवाड़ी समुदाय के लोग बड़ी संख्या में बंगाल में रहते हैं, यानी 2 लाख से भी ज्यादा संख्या में मारवाड़ी समाज के लोग वहां पर हैं। तो बीजेपी की कोशिश है कि कई सीटों पर जहां उनका प्रभाव है वहां पर बीजेपी अपने पक्ष में जो है उन सीटों को कर पाए। तो राजस्थान के तमाम नेताओं का यहां पर सहारा लिया जाएगा। अब देखते हैं क्या कमल खिला पाते हैं राजस्थान के धुरंधर बीजेपी के, या फिर क्या होगा। और वहीं दूसरी बात, हम कांग्रेस का भी जिक्र कर लेते हैं। कांग्रेस की स्थिति भी बंगाल में कोई बहुत अच्छी नहीं है। 2021 में कांग्रेस की एक भी सीट वहां पर नहीं आई थी। तो कांग्रेस क्या तैयारी बंगाल चुनाव के लिए कर रही है, इस पर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ राजकुमार शर्मा जुड़े कांग्रेस पार्टी से, सुभाष शर्मा जुड़े पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर, जेपी यादव जुड़े बीजेपी से। सबसे पहले जेपी यादव जी, मैं आप ही का रुख करूंगी। सर, बंगाल का किला फतेह करना उतना आसान बीजेपी के लिए नहीं होगा, क्योंकि बीते कई वर्षों से जो जोड़ी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की, ये बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि बंगाल को भी अपने पक्ष में कर लें, लेकिन रह जाते हैं। लेकिन पिछली बार अच्छा कंपटीशन बीजेपी ने दिया था। अब इस बार क्या आप रे ऑफ होप बंगाल के जो मुख्य वोटर्स हैं, उनके अलावा जो वहाँ प्रवासी रहते हैं दूसरे राज्यों के, मुख्य तौर पर राजस्थान के जो लोग रहते हैं मारवाड़ी समाज के, उनमें आप देख पा रहे हैं और आपको लगता है कि राजस्थान के ये चेहरे उस वोट को आपके पक्ष में डाल पाएंगे? क्या स्ट्रैटेजी? देखिए नंदिनी जी, निश्चित रूप से अभी पश्चिम बंगाल का जो माहौल है, आपने देखा अभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहां सभा को संबोधित किया। अपार जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल के अंदर मिल रहा है। निश्चित रूप से इस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ में पश्चिम बंगाल में सरकार बनने जा रही है। राजस्थान से हमारे जो अनुभवी कार्यकर्ता है, हमारी पार्टी जो है वो कार्यकर्ताओं का अलग अलग जगह उपयोग करती है। जहां उनको उचित लगता है, जिन कार्यकर्ताओं की उपयोगिता लगती है, उन कार्यकर्ताओं को जो है वहां पे काम दिया जाता है। और निश्चित रूप से हमारा जो कार्यकर्ता है वो अपनी निष्ठा और ईमानदारी के साथ में पार्टी जो काम देती है उसको दिन रात मेहनत करके और उस काम को जो है हम लोग मंजिल तक ले जाते हैं। कैलाश चौधरी जी को जिम्मेदारी दी गई है। अब यहाँ पर
कई चेहरे सिलेक्ट किए गए हैं वहां पर। अब कैलाश चौधरी जी का कमाल तो राजस्थान में नहीं चला तो बंगाल में कैसे चलेगा? मैं आपसे आधार पूछ रही हूँ कि किस आधार पर बीजेपी तय करती है कि कौन से चेहरे को वहां पर पहुंचाना है? कैलाश चौधरी जी वहां पर पहुंचेंगे, कई विधायक वहां पर पहुंचेंगे। कैलाश चौधरी जी राजस्थान के, ऐसा नहीं है कि वो राजस्थान के कैलाश चौधरी जी किसान मोर्चे के अध्यक्ष रहे हैं और अभी भी वो किसान मोर्चे के अध्यक्ष हैं। वो सीमावर्ती जिले से आते हैं और उन्होंने बहुत अच्छा संघर्ष जो है वो विपक्षी दलों के साथ में किया है। निश्चित रूप से वहां पर भी उन्होंने अच्छा पार्टी के लिए उन्होंने काम किया है और संगठनात्मक जो कार्य है उसके अंदर कैलाश जी बहुत निपुण है। उन्होंने लंबे समय से उनको संगठन का अनुभव है और उसका लाभ भी हमें जो है वो पश्चिम बंगाल के अंदर हमें मिलेगा। और अभी आपने बताया कि अपने राजस्थान प्रदेश के बहुत बड़ी संख्या में मारवाड़ी जो है वो पश्चिम बंगाल के अंदर है, उनसे भी जो है हमारा कार्यकर्ता संपर्क कर रहा है। चलिए, अच्छी बात है। मारवाड़ी वोट बैंक सबका जो है वो अब की बार सबका मन है कि पश्चिम बंगाल के अंदर जिस प्रकार से ममता बनर्जी की सरकार ने तांडव मचा रखा है उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी का कमल पश्चिम बंगाल मारवाड़ी वोट बैंक पर नजर सिर्फ बीजेपी की तो होगी नहीं राजकुमार जी, कांग्रेस पार्टी की भी होगी। तो क्या कांग्रेस पार्टी भी राजस्थान के अपने धुरंधरों को वहां भेजने वाली है? कोई टीम ऐसी बनने वाली है? क्योंकि मारवाड़ी वोटर्स की तैयारी बीजेपी ने अभी से कर ली और आपके यहाँ क्या चर्चा हो रही है? नरेंद्र, चर्चाएं क्या, चुनाव है बंगाल में और कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। 2021 में मजबूती के साथ चुनाव लड़ा गया था, लेकिन हमको वहां कामयाबी नहीं मिल पाई थी। आप देखते हैं अब वापस जो चुनाव होने वाला है तो कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पे अच्छा प्रदर्शन करेगी। 294 सीटें वहां पर, टोटल 215 टीएमसी की है, 77 से भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने हारे हुए घोड़ों को वहां बंगाल में उतार दिया है। कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर अपने घोड़े उतारेगी और चुनाव है, अच्छा चुनाव लड़ेंगे जी। कुछ सीटें बीजेपी की है, 77 सीटें, 215 सीटें टीएमसी की है, लेकिन कांग्रेस की एक भी नहीं है वहां पर। और इस बार भी टीएमसी और कांग्रेस साथ चुनाव लड़ने वाले नहीं है। तो क्या स्थिति लग रही है? वैसे तो आप देखिए एक के बाद एक स्टेट के अंदर कांग्रेस की जो स्थिति है वो बड़ी बुरी होती जा रही है। आप महाराष्ट्र ले लीजिए, कोई भी आप स्टेट उठाएंगे तो बड़ा सफाया वहां पर कांग्रेस का हुआ है और आप लोगों की जमीन खिसकी है। तो उस खिसकी हुई जमीन को आप बंगाल में, क्योंकि पहली दफा था सर, आपको भी पता होगा कि 2021 में पहली बार हुआ था जब कांग्रेस को एक भी सीट पश्चिम बंगाल में ना मिली हो। तो अपनी खिसकी हुई जमीन को वापस लाने के लिए क्या करेंगे? बहुत बड़ा संघर्ष रहेगा, आप भी समझ रहे होंगे इस बात को। बिल्कुल नंदिनी जी, बंगाल में हमारा संघर्ष थोड़ा बड़ा है क्योंकि 2021 में हमको कामयाबी नहीं मिल पाई थी। तो निश्चित तौर पर इस वाले चुनाव में हमको कामयाबी मिलेगी और हमारी जो जमीन वहां खो गई है उसको हम दोबारा प्राप्त करेंगे। हमारे कांग्रेस पार्टी का तमाम छोटा बड़ा कार्यकर्ता बेहतर चुनाव लड़ेंगे और निश्चित तौर पर जीत प्राप्त होगी। ठीक है सुभाष शर्मा जी, ये बीजेपी इस सोच की पार्टी रही है, बूंद बूंद करके घड़ा भरने वाली पार्टी रही है। ऐसी पार्टी रही है कि हर एंगल की तरफ सोचती है, जहां लोग सोच नहीं पाते वहां भी पहुंच जाती है। इनके जो स्ट्रैटेजी बनाने वाले लोग हैं, कई बार उनके बारे में चर्चा हम लोग भी करते हैं कि कहां कहां दिमाग लगाते हैं। अब आप ये बताइए सर, बंगाल के अंदर इस बार क्या बीजेपी की पोजीशन लग रही है कि ये ममता सरकार को उखाड़ पाएंगे? क्योंकि इतना आसान तो होने वाला नहीं है। 15 सालों से ममता दीदी का वहां राज है और जो फॉलोइंग वहां पर मुख्य तौर पर महिलाओं के बीच में ममता दीदी को लेकर है वो बहुत अव्वल दर्जे की है। अब मारवाड़ी वोटर्स वहां पर लाखों की तादाद में है, इसलिए राजस्थान के नेताओं को भेज रहे हैं। बिहारी वोटर्स की सेंधमारी के लिए बिहार से भेज रहे होंगे। तो तमाम जो अन्य स्टेट में इनके दिग्गज बैठे हैं, ये बंगाल वहां पर भेज रहे हैं। वहां पर बड़े बड़े चेहरों ने डेरा डाल लिया है। क्या ये बीजेपी के खेमे में जाएगा? क्या लगता है आपको? जी, तो देखिए, जहां तक बात ममता बनर्जी की है तो ममता बनर्जी का जो थ्रेशोल्ड है वो 27% का है। तो 27% से शुरुआत होती है ममता बनर्जी की। एंड देन जो बांग्ला अस्मिता की बात है वो भारतीय जनता पार्टी आज तक एस्टैब्लिश करने में पूरी तरह से विफल रही है। तो बांग्ला अस्मिता का मसला आज से नहीं है। जो विश्व भाषा दिवस मनाया जाता है यूएन का, वो बांग्लादेश का ही एकमात्र आंदोलन था जिसमें कि वो भाषा के लिए लड़े थे। और बांग्लादेश जो आज बना है, पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश कहलाता है, ये केवल और केवल भाषा के आधार पर बना है। इसलिए वहां जो रहते हैं लोग वो बांग्ला भाषा को मतलब जिसको कहते हैं ना, एक गॉस्पेल ट्रुथ मानते हैं वो बेसिकली। तो ये तो रही ममता बनर्जी की बात कि वो कम्युनिस्ट शासन का 27 साल का किला जो ढहा और वो ममता बनर्जी जैसी जो फ्लैम्बॉयंट नेता सामने आई। और 2011 से ममता बनर्जी अनचैलेंजिंग पोजीशन पे वहां
राज कर रही है। अब बात कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी के पास में सबसे बड़ा चेहरा यदि कोई हो सकता था तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का चेहरा था, जिसने ईस्टर्न बंगाल और वेस्टर्न बंगाल के विभाजन को इतना पुरजोर उठाया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश के यानी नेशनल होराइजन के ऊपर एक उभरकर नेता सामने आया। जी जी। और वो जो अंग्रेज ने पावर ट्रांसफर किया था और पंडित नेहरू बिना चुनाव के प्रधानमंत्री बने थे, उस सरकार में भी रहे। तो यहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ये आलम भी था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी अटल बिहारी वाजपेयी के राजनीतिक गुरु भी थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस दोनों की यदि हम बात करें जी, तो दोनों ही बंगाल में विफल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं जी। क्योंकि बंगाल की धरती का कोई भी नेता संघ या भारतीय जनता पार्टी पैदा नहीं कर पाई। भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूरी ये रही कि वो टीएमसी से नेताओं को आयात करती। बंगाल में जो ध्रुवीकरण की राजनीति होती है वो तो देखिए वैसे हर पार्टी करती है, मैं सिर्फ बीजेपी का नाम नहीं लूंगी, बीजेपी भी करती है। बीजेपी का ध्रुवीकरण तो सर 90% स्टेट्स में कामयाब रहा है, तो बंगाल में क्यों नहीं हो पाया? मैं तो ये आपसे जानना चाह रही हूँ। इसका कारण है कि जब भी वहां हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है, उस अत्याचार को भारतीय जनता पार्टी या संघ उस पुरजोर तरीके से नहीं उठा पाता है। ठीक है, वहां क्या उठाएगा? वो वहां क्या उठाएगा? नुपुर शर्मा का मामला लो, चाहे कन्हैयालाल टेलर का मामला लो। कन्हैयालाल टेलर का मामला तो नॉर्थ इंडिया का मामला था, या उमेश कोले का मामला लो, कमलेश तिवारी का मामला लो। इसमें भारतीय जनता पार्टी आरएसएस पीछे हो जाते हैं, वो कहते हैं हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। तो जब भी कभी ऐसे लोगों की बात चलती है, ठीक है, तो वो पीछे हट जाते हैं, जी, पॉलिटिकल करेक्टनेस की तरफ चले जाते हैं। जी। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के साथ में है कि वो हिंदू जो वोटर है, बांग्लादेश में इतने हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है। और ममता बनर्जी की जहां तक बात है, ममता बनर्जी ने, देखिए आप याद करिए कि कम्युनिस्ट शासन का विरोध केवल और केवल मात्र इस विषय पर किया कि बांग्लादेश से जो लोग अवैध प्रवासी बनकर आ रहे थे उनको रोक की मांग संसद के अंदर करने वाली यदि कोई नेता थी तो ममता बनर्जी थी। कार्यकाल में कौन सा ही रुक गया। खैर सर, ये बहुत बड़ा विषय में जेपी यादव जी का रुख कर लेती हूँ। जेपी जी देखिए, सिर्फ मारवाड़ी वोटर्स के आधार पर या वहां जो बंगाली वोटर्स रह रहे हैं उनके आधार पर बंगाल का किला फतेह तो नहीं होगा, लेकिन हाँ जो कुछ प्रवासी अदर स्टेट्स के लोग वहां पर रहते हैं उनका बेनिफिट आपको कुछ हद तक जरूर मिल सकता है। लेकिन क्या वो फैक्टर आप मानते हैं बीजेपी के पक्ष में इस बार जाएंगे? क्या लगता है आपको? अब जैसे यहाँ पॉलिटिकल एक्सपर्ट बैठे हैं, वहां पर जो हिंदुओं के ऊपर एट्रोसिटीज हो रही हैं, क्या बड़े लेवल पर आप लोग उठा पाए? क्या आप लोगों ने वहां पर कोई इमरजेंसी एक्शन केंद्र में आप लोग हैं? क्या आज तक वहां के हिंदुओं के लिए आपने किया? क्योंकि अत्याचार तो किस अव्वल दर्जे का वहां पर होता है, ये सबने देखा है, सबने पढ़ा है। लेकिन क्या कोई इमरजेंसी एक्शन लिया गया? नहीं लिया गया। सिर्फ पॉलिटिकल रोटियां सेकनी होती है तो वहां आपके लीडर्स जरूर पहुंच जाते हैं, लेकिन असल में आप बने क्या वहां के लोगों की आवाज? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो क्या आपके फेवर में जाएगा इस बार, ये बता दीजिए। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, निश्चित रूप से बांग्लादेश के अंदर, सॉरी, अपने वेस्ट बंगाल में भी जो चुनाव है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अभी आपने ममता बनर्जी का आपने देखा, जो अभी बजट वहां का जो आया, उस बजट में आपने देखा कि किस प्रकार से तुष्टीकरण का एक जीता जागता जो उदाहरण जो है वो ममता बनर्जी ने वहां पे पेश किया। 5,713 करोड़ रुपए सिर्फ मदरसों के लिए, मौजिम के लिए और मौलवियों के लिए उन्होंने जो है ना बजट के अंदर प्रावधान किया। जबकि वहां पे किसान है, मजदूर है, आईटी सेक्टर है, साइंस का इतना बड़ा सेक्टर, इतने बड़े वैज्ञानिक जो है वेस्ट बंगाल से निकल करके आए हैं और देश का नाम दुनिया में रोशन किया उन्होंने आईटी सेक्टर के लिए, साइंस के लिए मात्र 82 करोड़ रुपए का बजट रखा है। मतलब किस प्रकार से ममता बनर्जी तुष्टीकरण के अंदर इतनी अंधी हो चुकी है कि उनको सिर्फ और सिर्फ ये मां, माटी और मानुष की जगह सिर्फ मदरसे, मौलवी और मौजिम का वोट उनको दिखता है। उनको लगता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ इन लोगों को खुश कर लूंगी तो मैं सरकार में फिर से आ जाएंगे। देखिए, आप देखिए, वेस्ट बंगाल जो है उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी जो है वो सक्रियता के साथ में काफी लेट उन्होंने काम स्टार्ट किया। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि आज वहां पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है। और आप लिख लीजिए, 4 मई को जो परिणाम आएंगे वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने वाले हैं और प्रचंड सरकार भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल में आएगी। और जो लोग तुष्टीकरण कर रहे हैं, कांग्रेस का तो वहां कुछ जनाधार ही नहीं है।
कांग्रेस तो सिर्फ ये देखती है कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी जो है वो कैसे सत्ता से बाहर हो। वो कांग्रेस इनकी एक पार्टी के सीट प्रवक्ता तो 2021 बोल में भी नहीं कांग्रेस की रहे। नहीं आई। ये भारतीय जनता ठीक पार्टी है। आज वहां मजबूती से चुनाव लड़ रही है जेपी और यादव जी तो बहुत अकेले ज्यादा दम पे चुनाव लड़ रही confident नजर आ रहे है, हैं। अकेले दम पे चुनाव ठीक लड़ है, रही ठीक है, है। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी का वहां किसी के साथ में गठबंधन नहीं अरे सर है, वो अकेले खुद दम के पर दम पे नहीं, चुनाव लड़ रही आप ये है। देखिए अकेले दम पर नहीं, आपके जो अलग अलग राज्यों के जो इतने बड़े बड़े चेहरे हैं उन लोगों को आप भेज रहे हैं वहां पर, इतने अलग अलग राज्यों वो के भारतीय लोगों ने जनता डेरा पार्टी का डाला। हिस्सा बिल्कुल, है। बिल्कुल, वो बिल्कुल। चेहरे जो वहां प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जी, भेज ठीक रहे हैं ना, ठीक वो है। भारतीय जनता अब पार्टी के ये परिवार तमाम- का ही हिस्सा है। अब ये तमाम देखिए बंगालियों के लिए तो वो आउटसाइडर्स ही हुए ना। अब उन आउटसाइडर्स की बंगाल सुनेगा या फिर वहां पर आपके कोई बहुत बड़े लीडर शुभेंदु अधिकारी जी के अलावा और किसका चेहरा हम माने कि वहां पर कोई, वो भी ममता सरकार के मेंबर थे, ममता दीदी के सहयोगी थे, वो आपके पास आए, वो एक प्रमुख चेहरा है, लेकिन कोई बहुत बड़ा चेहरा ऐसा आपने वहां पर क्रिएट किया हो अभी तक बंगाल में ये भी नजर नहीं आया। लेकिन ठीक है, ठीक है, क्या कुछ रहेगा आपके फेवर में, क्या अगेंस्ट, ये आने वाला वक्त बता देगा। राजकुमार शर्मा जी, सर बीजेपी के प्रवक्ता तो फिर भी बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं सर, वो कह रहे हैं कि इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सत्ता आने वाली है। आप सर कांग्रेस की पोजीशन बता दीजिए, आपको क्या लग रहा है यहाँ पर राजस्थान में बैठकर कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी, एक भी सीट ला पाएंगे कि नहीं ला पाएंगे, पिछली बार की तरह लॉस उठाना पड़ेगा, क्या लग रहा है? बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहे राजकुमार जी आज आप। नंदनी जी, बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी के तमाम छोटे बड़े नेता बहुत ज्यादा घमंड में हैं, कॉन्फिडेंट हैं, ये बंगाल में बताएगा। लेकिन मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि बंगाल प्रचार के दौरान कहीं कांग्रेस के पीछे मत पड़ जाना। आपका वहां मुकाबला टीएमसी से, क्योंकि बार बार भूल जाते हैं पूरे हिंदुस्तान में जहां भी ये प्रचार करते हैं। राजकुमार जी, सर, ये हिम्मत तो की बात बंगाल देखते भी हैं जान रहा है, बंगाल भी जान रहा है, ये देश भी जान रहा हिम्मत की है, दाद देखते हैं कांग्रेस आपकी। कहीं मुकाबले में नहीं है। वाह, आपने स्वीकार की ये चीज, आपने ये बात स्वीकार कमाल की, है। ये अच्छा लगा आपने कांग्रेस के स्वीकार किया कि प्रवक्ता खुद कांग्रेस accept कर कहीं रहे हैं। मुकाबले में नहीं है। ठीक है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के ठीक है, let him मुकाबले में complete. कहीं भी नहीं एक है। सेकंड, एक सेकंड, एक मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने स्वीकार की ये बात आज। ठीक है, राजकुमार जी बात पूरी कीजिए। मैं कह रहा हूं ये भारतीय जनता पार्टी वालों के रोग हो गया है। ये सुबह शाम उठते बैठे कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी का कोसने का काम करते हैं। मेरा इनको सुझाव है, अपने नेताओं को आप ट्रेनिंग देके उनको फायदा भेजना, भी तो मिलता है फिर सर। बंगाल में वहां कांग्रेस पार्टी को कोसने बैठ जाए। जी जी, सही बात, कांग्रेस पार्टी की नंदिनी जी निश्चित तौर पे हमने पहले भी बेहतर चुनाव लड़ा था, इस बार भी बेहतर चुनाव लड़ेंगे और निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी का वहां खाता खुलेगा और एक अच्छी सीटों के साथ हम भारतीय जनता पार्टी को और टीएमसी को हरा करके एक अच्छी मेजोरिटी के साथ हम मुख्य धारा में वापस लौटेंगे। राजकुमार जी, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि आपने इस बात को खुद एक्सेप्ट कर लिया कि बीजेपी का वहां पर कंपटीशन कांग्रेस से नहीं है, बीजेपी का कंपटीशन टीएमसी से, यानी दो ही खिलाड़ी हैं वहां पर। कांग्रेस पार्टी अपने वर्चस्व को बचाने का काम करेगी, ये बात तो आप खुद स्वीकार कर बैठे हैं सर। गलती सही सही मुझे लगता है आपने स्वीकार कर लिया है नंदिनी कि जी, गलती कांग्रेस वाली इज बात नॉट नहीं है, इन जब 200 कॉम्पिटिशन। जी नंदिनी जी, 294 वहां सीटें हैं। कांग्रेस पार्टी कभी सच्चाई से नहीं भागती है। 294 वहां सीटें हैं, 215 पे टीएमसी में, 77 पर भारतीय जनता पार्टी है। पिछली बार वहां कांग्रेस की एक भी सीट नहीं जी। थी, तो हम कैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ झूठ बोलते हैं कि हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से, टीएमसी से। हम वहां अच्छा चुनाव हमने पहले लड़ा भारतीय था, जनता पार्टी निश्चित तौर पे की उससे 77 बेहतर सीटें चुनाव हम हैं लड़ेंगे और मुख्य धारा में अधिकतर वापस सीटों पे सीटों भारतीय के जनता साथ पार्टी लड़ेंगे। दूसरे इस नंबर बात पे रही है का वहाँ कांग्रेस पे, पार्टी के तमाम जो छोटे बहुत बड़े कम अंतर से नेताओं चुनाव को हारी पूरा है। भरोसा तो अच्छी बात है, वो तो खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं ना। कांग्रेस कौन सा झुठला रही है? कांग्रेस ने यहाँ पर सच बेधड़क के मंच पर ये क्या कहा है कि आपका कंपटीशन वहां पर, आप कांग्रेस को कोसने मत लग जाइएगा, टीएमसी की तरफ देखिएगा। खैर, बीजेपी के फोकस की अगर हम बात करें सर, तो उनका फोकस अलग अलग राज्यों में जैसा देखने को मिला है बड़े फायदेमंद का रहा है उनके लिए, और उनकी चुनावी स्ट्रैटेजी पर खोज तो अब बड़े बड़े बुद्धिजीवी भी कर रहे हैं कि ऐसा ये लोग क्या करते हैं कि हर प्रदेश में कमाल कर रहे हैं, हर प्रदेश में इनका जो है परचम लहरा रहा है, क्या कारण है। खैर, सुभाष शर्मा जी, अभी फिलहाल पश्चिम बंगाल में मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को, सर आपने भी सुना, ये सर अंडर कॉन्फिडेंस है क्या कांग्रेस पार्टी का कि वो बीजेपी को याद दिला रहे हैं, अरे साहब वहां कांग्रेस की बात मत करना, आपका कॉम्पिटिटिव खिलाड़ी हम नहीं है, वहां पर टीएमसी है। मतलब पहले से ही उन्होंने अपनी कांग्रेस पार्टी के हार को स्वीकार करके चल रही है। इसमें कोई शक नहीं है, तो सामने दिखी हुई बात है। कांग्रेस के प्रवक्ता जो है वो प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। कांग्रेस की जड़ें वहां खत्म हो चुकी हैं। 27 साल कम्युनिस्टों का राज रहा, उसके बाद ममता बनर्जी आ गई हैं, तो कांग्रेस को तो सुपड़ा साफ जो है वहां पहले ही। और कांग्रेस में रहने के दौरान ममता बनर्जी ने कांग्रेस की सारी पॉलिसीज का अध्ययन कर लिया
क्योंकि बेसिकली तो कांग्रेस ही है ममता बनर्जी। जी जी। और पहले कांग्रेस के लिए वो कद्दावर नेता रही है, और इसके बाद कांग्रेस के पास प्रणब मुखर्जी जैसे जो लोग रहे वो केंद्र की राजनीति करते थे, वो बंगाल में उनकी कोई लेना देना था नहीं। तो कांग्रेस के पास वहां लीडरशिप का भी अभाव है। दूसरी बात यह कि कांग्रेस के पास जो पॉलिसी, जहां देखिए जरा कांग्रेस के जो वहां जो सबसे बड़ा वर्ग था, जो वोटर था, वो मुसलमान नहीं था बंगाल में। बंगाल का मुसलमान कांग्रेस के खिलाफ था, लेकिन वहां के उद्योगपति जो थे वो कांग्रेस के पक्ष में हुआ करते थे जी। और इन उद्योगपतियों के बदौलत जो बाकी वोटर था वो कांग्रेस का वोटर बना करता था। लेकिन आप देखिए जरा कि विभाजन की जो त्रासदी बनी, उसमें वहां का मुसलमान ने कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन कर ली जी। ऑल इंडिया के लेवल पर मुसलमानों के बड़े बड़े नेता कम्युनिस्ट पार्टी में चले गए। तो कांग्रेस के साथ में जो दिक्कत हुई है, वो राजकुमार जी ने सही कहा कि भाई हमारा तो कहीं हम सर, ये तुम तो हर प्रदेश में 13 हो रहा है, जहां विकल्प मिलता है कांग्रेस के सपोर्टर्स को, वो विकल्प चूज कर रहे हैं कांग्रेस के कंपैरिजन में। सर ये बताइए, एंटी इनकम्बेंसी किसी हद तक, दूर दूर तक आपको बंगाल में नजर आ रही है कि नहीं आ रही है? क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी, जी 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 जी, इसमें कोई दो राय नहीं है जहां आप इशारा कर रही हैं। लेकिन मैं एक पॉइंट बोलना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो बाहर से लोगों को ले जाकर वहां हिंदू वोटों को रिझाने की कोशिश कर रही है, मैं पर्टिकुलरली राजस्थान की बात करूंगा, जिसके ऊपर आज आपका टॉपिक भी है और रेलेवेंस का टॉपिक यह है कि भाई राजस्थान से नेता गए हैं। तो मैं राजस्थान की बात कर लूं, यदि राजस्थानी प्रवासियों की बात करें तो प्रवासियों के लिए हमारे पास एक भवन तक नहीं है। प्रवासी आते हैं, अपने जात जड़ूले करने आते हैं, साल में 1-2 बार आना चाहते हैं, लेकिन उनकी स्थिति यह है कि राजस्थान जैसे प्रांत में, जहां का सबसे ज्यादा आदमी वहां बंगाल में रहता है, एक प्रवासी भवन तक हम नहीं बना पाया। जी, मतलब उनकी नीड्स का ख्याल रखा नहीं और उनके वोटों को हम सोच रहे हैं कि हमें दे दें। वोटों को ही नहीं, हम इन्वेस्टमेंट चाहते हैं उनसे। और खाटू श्याम जी से लगाकर सालासर धाम तक लगा लो, या पूरे ये जो वेस्टर्न राजस्थान का शेखावाटी का मारवाड़ का जो इलाका है, सबसे ज्यादा प्रवासी वहां के रहते हैं। उनकी सुविधाओं का हम लिए क्या करते हैं? हम केवल शोषण की बात कर रहे हैं ना उनकी, तो वो भी ध्यान नहीं देते अब आपकी तरफ। वो ममता बनर्जी को पूछते हैं कि भाई ममता उनका ध्यान रखती है। माफ कीजिएगा, ठीक है जेपी यादव जी, सिर्फ वोट नहीं मिलेंगे, वोट चाहिए तो आपको भी उन प्रवासी राजस्थानियों के लिए कुछ यहाँ पर करना होगा। आप कहते हैं आइए इन्वेस्टमेंट कीजिए, उनका ध्यान रखने के लिए राजस्थान सरकार क्या करती है? मैं सुभाष जी को बता दूं आपके माध्यम से, प्रवासियों की चिंता राजस्थान सरकार बहुत भलीभांति कर रही है। प्रवासियों के सम्मेलन होते हैं, वो भी चिंता भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही है। और प्रवासी तो मैं कह रहा हूँ आपको, यहाँ आते हैं वो तो खुद यहाँ सुख सुविधाएं खुद यहाँ डेवलप करके जा रहे हैं। वो तो एक भवन तक नहीं है, वो तो साफ कह रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ आपको, मैं आपसे वही कह रहा हूँ, मैं आपसे वही कह रहा हूँ। आज ये विषय आपने बताया है, तो निश्चित रूप से अगर इस प्रकार की कोई आवश्यकता रहेगी तो उस पर सरकार काम करेगी। आप सुभाष जी निश्चिंत रहिए, यहाँ पे इस प्रकार की आवश्यकता अगर प्रवासियों की अगर महसूस रहेगी तो मैं कह रहा हूँ आपको, सरकार हर जो है उस पर काम करने के लिए सरकार जो है सकारात्मकता के साथ में सरकार काम करने के लिए, सुभाष जी सरकार तैयार है, हाँ मान के चलिए। अरे रुकिए तो, अब रुकिए तो सही जरा, मैं एक सुझाव देता हूं। पंडित नेहरू ने नई दिल्ली में, नंदिनी जी, एक भवन बनवाया, उसका नाम बनाया इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। जी जी। और उसका कारण यह बना कि जो हमारे प्रवासी लोग, भारतीय प्रवासी लोग रहते थे, एनआरआई जिनको कहते हैं, वो जब नई दिल्ली आते थे, क्योंकि पहले फ्लाइट्स केवल सीधी दिल्ली आया करती थी, तो वहां ट्रांजिट के लिए उनको रुकने की प्रॉब्लम आती थी। थोड़ा सा जल्दी अब यादव जी कहेंगे कि भाई एनआरआई तो खुद ही पैसा देते हैं। अरे भाई एनआरआई आए हैं तो उनको कम से कम ट्रांजिट तो मिले। जी जी, तो कम से कम सुख सुविधा, ठीक है, सुख सुविधा, ठीक है, ऐसी सुख सुविधाएं हैं देश के अंदर, शायद मुझे लगता है या तो आपको कुछ अभाव रहा उसका। मैं कह रहा हूं आपको, सब जगह जो भी एनआई अपने जो आते हैं, जो बाहर से आते हैं, लोग आते हैं, अपने प्रवासी अपने आते हैं, सबकी सुख सुविधाओं का सरकार ध्यान रखती है। चलिए अच्छी बात है, अच्छी बात है। आपको राजस्थानी प्रवासियों का वोट चाहिए तो उनका ध्यान भी राजस्थान की सरकार आगे रखेगी, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में खिलेगा कमल या फिर एक बार फिर से ममता करेंगी किला फतेह? आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, कांग्रेस की वहां पर क्या स्थिति रहेगी ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने राजस्थान के धुरंधरों को मारवाड़ी वोट बैंक पर सेंधमारी करने के लिए ऑलरेडी भेज दिया है। इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।